नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का, और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, हर शाम इटली के त्रस्ती रेलवे स्टेशन पर लगभग 10 नेपाली पहुंचते हैं। ना उनके पास घर है, ना पैसा, ना यह भरोसा कि वे कल जिंदा रहेंगे या नहीं। कई लोग जंगलों, पहाड़ों और बर्फीली सीमाओं को पार कर कर यहां तक पहुंचे। आज वे खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं और सिर्फ एक सरकारी कागज मिलने का महीनों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हवाई जहाज से यूरोप जाया जा सकता है, तो नेपाल के हजारों युवा अपनी जान जोखिम में डालकर बाल्कन रूट क्यों चुन रहे हैं? इस सफर में ऐसा क्या है जो हर साल सैकड़ों नेपाली युवाओं को मौत के मुंह तक ले जाता है? आज हम जानेंगे इस पूरे नेटवर्क का सच। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो भी आपके मन में विचार हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, तटस्थ, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य हम तक पहुंचाइएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और आपके जान पहचान से कोई ऐसा युवा हो जो कि इस रूट के माध्यम से जाना चाहता हो, या इस धोखे से आप चाहते हैं उन्हें बचाना, तो कृपया करके उनके साथ भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है उस समय पर उपलब्ध हो सके। तो आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, नेपाली का यूरोप सपना निकला सबसे बड़ा धोखा, ठंडी रातें, ना नौकरी, ना भविष्य। इस समाचार को तैयार करने के लिए काठमांडू पोस्ट के एक आर्टिकल्स को मैंने आधार बनाया है, जिसमें पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई थी। इस पूरी कहानी को हमने फिर अपने हिसाब से जो है वो विश्लेषित किया है, और विश्लेषण का पूरा उद्देश्य यह है कि जो भी एक समाचार है, जो एक न्यूज आया है, उस न्यूज के हम पूरे जो है वो पृष्ठभूमि से लेकर उसका पूरा जियोपॉलिटिकल एनालाइज करें, हम समझें कि क्या है, कैसे है, क्यों है। मतलब कुल मिलाकर उसके जड़ तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूज है, नेपाल इज मेकिंग treacherous trip to Europe through the Balkan route. More than 100 Nepalis are currently stranded in Trieste on the Italian-Slovenian border. This migration process has become almost routine. साथियों, कुछ साल पहले तक अगर कोई नेपाली विदेश जाता था तो उसकी मंजिल होती थी मलेशिया, कतर, सऊदी अरबिया या फिर यूएई, क्योंकि वहां मजदूरी की नौकरियां आसानी से मिल जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज हजारों नेपाली युवाओं की मंजिल रोमानिया, क्रोशिया, पुर्तगाल, स्लोवानिया और आखिर में इटली तक जैसे देश हो चुके हैं। सिर्फ एक साल में लगभग 35,000 नेपाली यूरोप पहुंचे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इनमें से बड़ी संख्या में उन देशों में नहीं रुकी जहां उन्हें वर्क वीजा मिला था, बल्कि वे रात के अंधेरे में सीमाएं पार करते हुए एक देश से दूसरे देश भागने लगे। उनका असली सपना था इटली, जर्मनी, फ्रांस या बेल्जियम या किसी भी पश्चिमी यूरोप देश तक पहुंच जाना, क्योंकि वहां ज्यादा वेतन मिलता है, बेहतर जीवन होता है और स्थायी भविष्य का सपना दिखाई देता है। लेकिन यह सपना जितना सुनने में आसान लगता है साथियों, असलियत में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। हजारों नेपाली अब तक ऐसे रास्तों पर चल पड़े हैं जिसे यूरोप का सबसे खतरनाक माइग्रेशन रूट कहा जाता है, और इसे कहा जाता है बाल्कन रूट। तो सबसे पहले हम लोग मैप में बाल्कन रूट देख लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि ये बाल्कन रूट क्या है और इसमें हर साल इतने लोग अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हैं। तो चलिए, नेपाली युवा यूरोप क्यों भाग रहे हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे, यूरोप सपना क्यों है इस पर भी हम बात करेंगे, और नेपाल से यूरोप का रूट रोमानिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया और अंततः इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश। साथियों, बाल्कन रूट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी नेपाली जो है वह नेपाल से यहां पहुंचता है आपका टर्की, और टर्की के माध्यम से यहां से जो है वो माइग्रेंट्स जो सीरिया, अफगानिस्तान के रास्ते से आते हैं तुर्की, तुर्की के बाद वो ग्रीस यानी कि एथेंस पहुंचते हैं। यहां से मैकेडोनिया, मैकेडोनिया से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दो रूट, मैकेडोनिया से बुल्गारिया, बुल्गारिया से दो रूट मिलेगा। एक रूट जो कि सर्बिया, हंगरी, वियना होते हुए जाएगा। दूसरा रूट जो कि मैकेडोनिया के बाद बुल्गारिया, बुल्गारिया के बाद बोस्निया, क्रोशिया, ऑस्ट्रिया होके जो है वो जाएगा। और वियना के बाद फिर से रूट ऊपर की तरफ जाता है जो कि जर्मनी की तरफ जाएगा, फ्रैंकफर्ट की तरफ या हैम्बर्ग की तरफ जाएगा या म्यूनिच की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये माइग्रेशन का रूट है, और ये पूरा का पूरा ये जो कंट्री आपके सामने हम दिखा रहे हैं सब बाल्कन कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इस रूट को हम बाल्कन रूट कहते हैं। साथियों, नेपाल शुरू से होने वाला सफर सीधे यूरोप नहीं पहुंचता है।
आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में हमने कहा था कि पिछले 13 साल से यूरोप के किसी भी देश के ऊपर जो है वो नेपाल के हवाई जहाज नहीं जाते हैं और नेपाल से सीधे कोई हवाई यात्रा यूरोप नहीं जाती है। उसको लेकर हमने एक पूरा वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन एविएशन के सेक्टर्स पे जो है वो नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है और अगला उद्देश्य यही है कि जो है वो नेपाल से सीधे जो है वो यूरोपियन कंट्रीज भी जो है फ्लाइट जाए या यूरोप के ऊपर से भी फ्लाइट जो है वो ट्रेवल कर सके, मतलब एयर रूट का उपयोग कर सके। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मतलब नेपाल से शुरू होने वाला ये सफर सीधे यूरोप नहीं पहुंचता है। मैंने जब ये लाइन कही तो इसका मतलब ये है कि यूरोप के बीच में भी कोई देश है जहां सीधे जाया जाता है और फिर वहां से यूरोप जाया जाता है। साथियों, मैप में हमने देखा कि अफगानिस्तान या सीरिया के माध्यम से पहले टर्की की यात्रा होती है, यानी कि तुर्की पहुंचा जाता है, उसके बाद शुरू होती है वह रास्ता जिसे बाल्कन रूट कहा जाता है। नेपाल से टर्की, टर्की से ग्रीस, ग्रीस से नॉर्थ मैकेडोनिया, मैकेडोनिया से सर्बिया, सर्बिया से बोस्निया, बोस्निया से क्रोशिया, क्रोशिया से स्लोवानिया, इटली, जर्मनी या फ्रांस, जहां जाना है जा सकते हैं। सुनने में सिर्फ आपको कुछ देशों की सूची लगी होगी, जब मैंने आपसे बोला होगा तो आपने अपने दिमाग में भी हो सकता है कि साथ में इन सारे देशों के नाम दोहरा लिए होंगे, लेकिन हकीकत में यह यूरोप का सबसे खतरनाक और अवैध माइग्रेशन रूट माना जाता है, क्योंकि इस रास्ते पर लोगों को घने जंगलों, कई कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है, ऊंचे पहाड़ और बर्फीली सीमाओं को जो है वो क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। कई बार रात के अंधेरे में बिना किसी रोशनी की यात्रा करनी पड़ती है। दलदली क्षेत्र, नदियां, वीरान इलाकों से गुजरना पड़ता है और हर कदम पर पकड़े जाने, लूटे जाने या वापस भेज दिए जाने का खतरा बना रहता है। और यही वजह है कि प्रवासी इस सफर को अक्सर द गेम कहते हैं, क्योंकि हर बार सीमा पार करना एक नई बाजी खेलने जैसा होता है। जीत गए तो पहुंच गए पश्चिमी यूरोप, हार गए तो फिर से करेंगे शुरुआत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल के युवाओं को इस खतरनाक रास्ते पर ढकेल कौन रहा है? क्या सिर्फ बेरोजगारी है या इसके पीछे करोड़ों रुपए का एक अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क काम कर रहा है? इसे भी हम समझेंगे और इसी में हम पूरे इस नेटवर्क का पर्दाफाश भी आपके सामने करेंगे। साथियों, आप अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं, ना अपनी भाषा, ना अपना कोई इंसान, और सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, किसी भी तरह पश्चिमी यूरोप पहुंचना। और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। कुछ नेपाली प्रवासियों को यह सफर पूरा करने में 18 दिन लगते हैं तो कुछ को 22 दिन से भी ज्यादा। इन दिनों में उनका कोई तय ठिकाना नहीं होता है, कभी वो घने जंगल में, कभी ऊंचे पहाड़ पर, कभी तेज बारिश, तो कभी बर्फ जैसा ठंडा पानी जो है उन्हें पार करना होता है। कई बार उन्हें लगातार 9 घंटे तक पैदल चलना पड़ता है, तो एक ही दिन में 15 किलोमीटर से ज्यादा जंगल पार भी करना होता है। रात होने पर ना कोई होटल मिलता है, ना कोई कमरा मिलता है, बस एक प्लास्टिक की सीट, उसी को जमीन पर बिछाकर या उसी को सर पर डालकर खुले आसमान के नीचे जो है वह रात गुजारनी होती है। सुबह कपड़े सूखने से पहले फिर से चलना पड़ता है, गीले जूते, गीले कपड़े, थका हुआ शरीर। अगर रास्ते में एक टैक्सी छूट जाए तो पूरा प्लान जो है बदल जाता है। रास्ता खोजने के लिए मोबाइल में सिर्फ जीपीएस बजता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि वहां इंटरनेट की सुविधा भी जो है वो नहीं मिलती। ना स्थानीय भाषा समझ में आती है, ना कोई मदद करने वाला मिलता है। हर कदम पर सिर्फ एक डर होता है कि अगर रास्ता भटक गए या पुलिस ने पकड़ लिया तो अब तक पूरी की यात्रा जो की गई है वो बेकार हो जाएगी। और यही वजह है कि इस सफर को करने वाले कई लोग कहते हैं कि यूरोप पहुंचना मुश्किल नहीं था, वहां तक जिंदा पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल था। और सोचिए, इतने तकलीफ सहने के बाद भी हजारों नेपाली युवा यह रास्ता क्यों चुन रहे हैं? आखिर उन्हें इस सफर पर कौन भेज रहा है? तो साथियों, इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन काम कर रहा है? एजेंट, दलाल, करोड़ों रुपए का धंधा, सच क्या है, ये सब भी आज हम जानेंगे। साथियों, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि कुल मिलाकर अगर हम ये पूरे के पूरे चीजों को देख रहे हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आएगा कि अगर बाल्कन रूट इतना खतरनाक है तो आखिर नेपाली युवा वहां तक पहुंचते कैसे? इसकी शुरुआत कैसे होती है? और इसकी शुरुआत क्या नेपाल से ही शुरू होती है? सर, अगर इसकी शुरुआत नेपाल से होती है तो नेपाल में कौन शुरू करता है? पहला चरण क्या है? फर्स्ट स्टेज क्या है? साथियों, एक एजेंट यूरोप में नौकरी का सपना दिखाता है। कहा जाता है कि उसे रोमानिया में काम मिलेगा, क्रोएशिया में अच्छी सैलरी मिलेगी और वैध वर्क परमिट की प्रक्रिया जो है पूरी करवाई जाती है, और यहीं तक सब कुछ कानूनी दिखाई देता है। लेकिन असली खेल जो है वह यूरोप पहुंचने के बाद शुरू होता है। कई प्रवासियों के मुताबिक अगर हम बात करें तो कुछ मामलों में उन्हें सलाह दी जाती है कि वह असली नौकरी छोड़ दें, क्योंकि उनका लक्ष्य रोमानिया, क्रोएशिया नहीं बल्कि जर्मनी, फ्रांस या इटली होता है। इसके बाद नेटवर्क का दूसरा हिस्सा सक्रिय हो जाता है। स्थानीय संपर्क, दलाल और अलग अलग देशों में फैले मानव तस्करी नेटवर्क, हर सीमा पर अलग व्यक्ति,
अगले देश तक पहुंचाने वाला अलग व्यक्ति और पूरे रास्ते के लिए अलग अलग भुगतान। यानी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को जो है पैसे दिए जाते हैं और इसके बाद शुरू होता है जंगलों का सफर। कई किलोमीटर पैदल चलना, रात में सीमाएं पार करना, पुलिस और बॉर्डर गार्ड से बचने की कोशिश करना और हर कदम पर गिरफ्तारी या वापस भेजे जाने का डर होना। इस पूरे मॉडल में सबसे बड़ा जोखिम होता है प्रवासी का। अगर वह पकड़ा जाता है तो जेल या डिटेंशन सेंटर या फिर वापस उसी देश में भेज दिया जाता है जहां से वो आया है। लेकिन जो एजेंट है साथ ही वो अक्सर अगला ग्राहक ढूंढने में लग जाते हैं, यानी मुनाफा नेटवर्क और जोखिम प्रवासी जो है वो उठाते हैं। और यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे सिर्फ अवैध प्रवासी नहीं बल्कि ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क भी कहते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इस नेटवर्क में फंसने वाले ज्यादातर लोग अपराधी नहीं होते, वे सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में निकले युवा होते हैं जो कई बार अपने ही सपनों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर इतना खतरा है तो नेपाली युवा फिर भी यह रास्ता क्यों चुन रहा होता है? और नेपाल की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और यूरोप के सपने, क्या इसके पीछे असली मजबूरी यही है? इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, अब तक आपने सोचा होगा कि इतनी मुश्किल झेलने के बाद अगर कोई इटली जैसे देश में पहुंच जाए तो उसकी जिंदगी बदल जाती हो। लेकिन ये यही इस कहानी का सबसे बड़ा झटका छिपा हुआ है। असलियत यह है कि इटली पहुंचना अंत नहीं बल्कि एक नई और कठिन शुरुआत होती है। कई नेपाली प्रवासी सबसे पहले किसी घर में नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के आसपास जो है वो पहुंचते हैं। दिन में पार्क और रात में स्टेशन के बाहर यही उनकी अस्थायी ठिकाना बन जाता है। ना अपना कमरा होता है, ना बिस्तर होता है। कई लोगों के पास सिर्फ एक छोटा सा टेंट या प्लास्टिक की चादर होती है। ठंडी रातें, बारिश और खुले आसमान के नीचे उन्हें जीवन गुजारना होता है। कई दिनों तक नियमित नहाने की सुविधा नहीं, साफ शौचालय तक नहीं, और हर दिन एक ही सवाल कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि उनके पास अभी तक स्थायी रहने का या काम करने का अधिकार नहीं मिला है, वे एक सरकारी दस्तावेज का इंतजार कर रहे हैं जिसे कई लोग व्हाइट पेपर कहकर बताते हैं। साथियों, व्हाइट पेपर का इंतजार जो है वो व्हाइट पेपर है क्या? साथियों, यही कागज आगे कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत करता है, लेकिन इसका इंतजार कई बार हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक चलता है। इस दौरान निश्चित आय नहीं, भविष्य की कोई गारंटी नहीं और हर सुबह वही उम्मीद, शायद आज मेरा नंबर आ जाएगा। और यही वह सच्चाई है जो सोशल मीडिया की चमकदार यूरोप वाली तस्वीरों में दिखाई नहीं देती। यूरोप का सपना कई बार महीनों की अनिश्चितता, बेघरपन और मानसिक तनाव में बदल जाता है। लेकिन फिर भी सवाल बाकी है, अगर हकीकत इतना कठिन है तो हर साल हजारों नेपाली युवा यह जोखिम क्यों उठा रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि नेपाल में बेरोजगारी, कम वेतन और यूरोप की श्रम मांग जो है इस पूरे संकट के भविष्य को जो है वो तैयार कर रहे हैं? साथियों, व्हाइट पेपर के बारे में हमने बात किया, तो व्हाइट पेपर है क्या? तो यह नेपाली प्रवासी जिस व्हाइट पेपर की बात कर रहे हैं साथियों, यह आमतौर पर एसिलम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या शरण आवेदन की शुरुआती रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ दस्तावेज होता है। यानी सरकार के रिकॉर्ड में यह दर्ज होता है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या शरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुनने में सिर्फ ये कागज लगता है, लेकिन उस कागज पर कई लोगों का पूरा भविष्य टिका होता है, क्योंकि उसके बिना स्थायी रहने की व्यवस्था मिलना मुश्किल हो जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित हो जाती है, कानूनी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाती और नियमित रूप से काम शुरू करना भी संभव नहीं। और यही वजह है कि इटली पहुंचने के बाद कई लोग हर सुबह सिर्फ यह उम्मीद लेकर उठते हैं कि क्या आज मेरा व्हाइट पेपर मिल जाएगा। लेकिन यह इंतजार कई बार कुछ दिनों का नहीं होता, कई मामलों में यह 5 से 8 महीने या उससे भी अधिक समय तक का जो है वह इंतजार होता है। साथियों, शुरू में लोग सिर्फ शुरुआती दस्तावेज की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन सोचिए, जिस इंसान ने हजारों किलोमीटर का तय सफर किया होगा या सफर तय किया होगा, जंगल पार किया होगा, पहाड़ चढ़े होंगे, सीमाएं पार की होंगी, उसकी पूरी जिंदगी आखिर में कागज के इंतजार पर आकर रुक जाती है। और यही यूरोप के सपने और उसकी हकीकत के बीच का सबसे बड़ा अंतर दिखाई देता है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर मंजिल पर पहुंचकर भी महीनों इंतजार करना पड़ता है तो आखिर नेपाली युवा यह रास्ता क्यों चुनता है? साथियों, अब सबसे बड़ा भ्रम तोड़ते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि बस किसी तरह यूरोप पहुंच जाओ, फिर जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। हर साल हजारों लोग यूरोप के शरण के लिए आवेदन करते हैं। मान लीजिए कि करीब 1,26,000 लोगों ने आवेदन किया, तो उनमें से मात्र 30% लोगों को किसी न किसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिल पाती। सिर्फ 6% लोगों का पूर्ण रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है। यानी बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवेदन या तो अस्वीकार हो जाता है या उन्हें सीमित कानूनी सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि यूरोप पहुंचना और यूरोप में बस जाना दोनों एक बात नहीं। सीमा पार करना सबसे आसान हिस्सा हो सकता है, लेकिन असल लड़ाई उसके बाद शुरू होती है, कानूनी प्रक्रिया की, इंटरव्यू की, दस्तावेज की और कई महीनों और कई वर्षों के इंतजार की अनिश्चितता।
साथ ही यूरोप का सपना कई लोगों के लिए सिर्फ इंतजार बनकर रह जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर रास्ता इतना खतरनाक है, अगर भविष्य इतना अनिश्चित है, तो फिर नेपाली युवा ये जोखिम क्यों उठाता है? तथा इसका जवाब सिर्फ एक नहीं। नेपाल के हजारों युवाओं का सबसे बड़ा जो समस्या है जो उसके सामने वो है कम वेतन, बेरोजगारी, सीमित अवसर और वर्षों से विदेश जाकर कमाने की एक मजबूत सामाजिक संस्कृति भी बन चुकी है। इसके साथ सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले यूरोप की चमकदार तस्वीरें, महंगी कारें, अच्छी सैलरी और शानदार जीवन शैली युवाओं में यह विश्वास दिलाती है कि बस किसी तरह यूरोप पहुंच जाओ, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वह तस्वीर इंटरनेट पर दिखाई देती, वो पूरी कहानी नहीं होती। उसके पीछे छुपे होते हैं भारी कर्ज, फर्जी वादे, मानव तस्करी का नेटवर्क, जंगलों का सफर और कई बार मौत का खतरा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि नेपाल का युवा देश इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि उसने अपने देश को जो है वो पसंद करना बंद कर दिया है या उसे अपना देश पसंद नहीं। वह इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसके सपनों के लिए कहीं अवसर इससे ज्यादा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर वह सपना गलत जानकारी या मानव तस्करी के नेटवर्क के भरोसे पूरा करने की कोशिश करता है तो वह सपना जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी बन सकता है। यूरोप पहुंचना सफलता नहीं, सुरक्षित, कानूनी और सम्मानजनक जीवन ही असली सफलता है। और यही से पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश। ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं, यह पूरे यूरोप की भी कहानी। यूरोप के कई देशों में आबादी तेजी से बढ़ रही, यानी काम करने वाले युवाओं की संख्या कम होती जा रही और इस वजह से कई देशों को बाहर से मजदूरों और कर्मचारियों की जरूरत पड़ रही। इसी कारण रोमानिया, क्रोएशिया और पूर्वी यूरोप के कई देश विदेशी कामगारों को वर्क परमिट दे रहे। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। कई लोग इन देशों में पहुंचने के बाद वहीं काम नहीं करते। वे बेहतर वेतन और बेहतर जीवन की उम्मीद से इटली, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे पश्चिमी और यूरोपीय देशों में निकल पड़ते हैं। जब बड़ी संख्या में लोग ऐसा करते हैं तो शरण व्यवस्था के ऊपर दबाव बढ़ने लगता है। सरकारी सीमाओं पर निगरानी और सख्ती बढ़ा देती है। लेकिन जैसे जैसे सुरक्षा बढ़ती है वैसे वैसे मानव तस्करी करने वाले गिरोह भी नए रास्ते खोज लेते हैं। यानी एक तरफ सरकारें इस सीमा की रक्षा कर रही है तो दूसरी तरफ तस्करी का अवैध कारोबार भी लगातार चलता रह रहा है। इसलिए सिर्फ प्रवास की कहानी नहीं है बल्कि रोजगार, जनसंख्या, सीमा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप जाना गलत है? तो साथियों, यूरोप जाना बिल्कुल भी गलत नहीं। अगर आप कानूनी तरीके से जाएं, सही वीजा लेकर जाएं, सही नौकरी के साथ जाएं और सभी नियमों का पालन करते हुए जाएं, तो क्या विदेश जाना एक अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन कोई अगर आपको झूठे सपने दिखाए, गैर कानूनी रास्ता अपनाने को कहे, मानव तस्करी के भरोसे सीमा पार करने का वादा करे या ये कहे कि यूरोप पहुंचते ही सब कुछ आसान हो जाएगा, तो सावधान हो जाइए क्योंकि ऐसे वादों का अंत कर्ज, धोखा, बेघरपन, गिरफ्तारी या फिर जिंदगी भर के परेशानी में बदल सकता है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य किसी का सपना तोड़ना नहीं था बल्कि सपनों और हकीकत के बीच का अंतर दिखाना था। तो याद रखिए, विदेश जाना गलत नहीं, गलत है गैर कानूनी रास्ता चुनना, गलत है आपको किसी भी अनैतिक कार्यों के माध्यम से जो है या अनैतिक जो है कार्य करना जिससे कि आप किसी भी संकट में पड़ जाए। साथियों, गलत है झूठे वादों के पीछे अपनी जिंदगी दांव पर लगा देना क्योंकि गरीबी से निकलने की कोशिश में अगर इंसान एक नई मुसीबत में फंस जाए तो सफलता नहीं, वह दुखद त्रासदी बन जाती। और इसी उम्मीद के साथ हर नेपाली युवा सुरक्षित, कानूनी और सम्मानजनक तरीके से अपना भविष्य बनाए, यही मैं चाहता हूं और यही मैं कहना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और आपको लगे कि यह सेशन आपके लिए लाभकारी है और इसे अन्य जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं उनके तक पहुंचाना जरूरी है, तो आप इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और विचारों का तो हम हमेशा स्वागत करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।